और सीधा आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी आपके पास जल्दी से। आपसे भी एक छोटी सी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर क्यों हड़बड़ाए हुए, घबराए हुए, सकपकाए हुए नजर आते हैं प्रेम कुमार जी? जी जी, शुक्रिया राजीव जी। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि ये जो छठा दौर का चुनाव है और जो सातवें दौर का होगा, ये दोनों ही चुनाव बीजेपी ने बहुत के लिए बहुत आसान माना जाना चाहिए 2019 के परिप्रेक्ष्य में। ये सबसे ज्यादा सीटें उनको यहीं से मिली थी, लेकिन हो उल्टा गया। ये दोनों ही चरण जो है इनके एकदम से खिलाफ जाते दिख रहे हैं, और एक चरण तो आज हो गया। इस तो आप देखेंगे कि हर चरण के बाद क्रमशः इनकी भाषा जो है एकदम बदलती गई है, तल्ख होती गई है और खराब होती गई। तो हम जिस मुकाम पर आज देख रहे हैं, जो भाषा पहुंची है, सब लोग उसकी निंदा भी कर रहे हैं। लेकिन हर बार की तरह ऐसा होगा नहीं कि नरेंद्र मोदी जी आएंगे और बोलेंगे कि हमसे गलती हो गई, क्षमा मांग चाहते हैं, खेद प्रकट करते हैं या आगे से ध्यान रखेंगे। इस सब तरह की हम लोग अपेक्षा रखते नहीं है, छोड़ चुके हैं। तो वो चीज है। लेकिन उन्होंने ऐसा बोला क्यों है? तो निश्चित रूप से एक तो उनका क्लास बताता है, उनका यही क्लास है शुरू से ही, पढ़ाई का, राजनीति का, ये उनका यही क्लास है। जब कभी भी बोलना होता है इसी तरह से व्यक्त करते हैं, चाहे राजनीतिक बात हो, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ भी बोल देते हैं, लेकिन एक बार सॉरी नहीं बोलते, उसके बाद भी भविष्य में कभी भी नहीं बोलते। मुंह तो किसी का भी फिसल सकता है, लेकिन उसमें खेद जैसी बात होती है। घर में कोई घुसा है न घुसा है न घुसा हुआ है जैसी राजनीतिक बात भी बोल लेते हैं, उसका भी कभी कोई खेद नहीं, हमेशा उसका बचाव। तो हर स्तर पर, चाहे राजनीतिक भाषण ले लें, चाहे सामाजिक स्तर पर कुछ बोलना हो, महिलाओं के लिए बोलना हो, उन्होंने दिखाया है। मगर अभी का जो है, अभी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन चल रहा है। वो वहां से आप जोड़ लीजिए, मुस्लिम लीग से लेकर के आप गिनाने की जरूरत नहीं है, आपको याद आता ही जाएगा। वो क्या बोलते हैं, मंगल सूत्र, मटन, मछली, लन फन जितना चला, उस पर जो भी उन्होंने प्रतिक्रियाएं दी या डायरेक्ट बातें कही, वो सब उसी तरीके से उनकी राजनीति को दिखाता है। और इस बार भी जो उन्होंने कहा है वो फ्रस्ट्रेशन है। छठे दौर में बुरी तरीके से हार रही है बीजेपी। 40 सीटें उसकी अपनी थी, 45 एनडीए की थी, और हमें लगता है कि 10-15 भी वो बचा नहीं पा रही है इस दौर में। इस वजह से ये बहुमत से बहुत दूर जाते हुए, 200 के आसपास या उसके नीचे जाते हुए अपने आप को देख रहे हैं। अब कोई चारा नहीं दिख रहा है। तो अगले चरण के लिए ये आक्रामक प्रचार, और आक्रामकता का मतलब ये दूसरे पर इसी तरीके से हमला करना समझते हैं। लेकिन हमें लगता है कि आप जितना बिलो द बेल्ट हमला करेंगे, जनता आपको वोटों से उतना ही करारा जवाब देगी, और दे रही है। जी 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 बिल्कुल। बिलो द बेल्ट अगर आप बात करेंगे तो जनता। और जरा आप लोग और ओपन कीजिए, ये जो दो स्टेट हैं, ओडिशा 21 सीटें, आंध्र प्रदेश 25 सीटें, दोनों मिलाकर 46 सीटें। और बीजेपी के लिए ये दोनों राज्य बहुत कई बार बिल्कुल जो खेवन हार कहते हैं ना, वो साबित हुई हैं। और चाहे राज्यसभा में कोई मामला अटका हो, या लोकसभा में अटका हो, या सरकार बनानी हो, इन सब में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये दोनों राज्य बहुत मजबूती के साथ खड़े नजर आए हैं। 8 सीटें, 21 में से 8 सीटें थी पिछली दफा 2019 में बीजेपी के पास ओडिशा की, लेकिन उधर आंध्र प्रदेश में एक भी सीट बीजेपी के पास नहीं थी। इस बार टीडीपी के साथ बीजेपी का गठबंधन है, और कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि टीडीपी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी जो है वो सत्तारूढ़ भी है, और चूंकि ओडिशा और आंध्र प्रदेश दोनों में विधानसभा चुनाव भी हैं, उस लिहाज से भी इसको समझें। और जरा आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि ये दोनों राज्य बीजेपी के साथ जा सकते हैं? देखिए राजीव जी, इसमें दो बातें हैं। एक तो चलती हुई सरकार का समर्थन करना, और दूसरा आने वाले समय में जो बदलाव होने वाले हैं, संभावित बदलाव हैं, उसके बाद उसकी क्या संभावना रह जाती है वो। तो अब तक जो केंद्र की बीजेपी सरकार को समर्थन बीजेडी या वाईएसआर कांग्रेस से मिला,
उसकी मूल वजह थी कि उनकी राजनीति जो खड़ी हुई थी वो कांग्रेस को रिप्लेस करके दोनों आई हुई पार्टियां थी, उड़ीसा में भी और आंध्र प्रदेश में भी। बल्कि वाईएसआर के पिता तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे और वो एक अपना अलग ये है, लेकिन कांग्रेस से अलग उन्होंने एक पार्टी खड़ी की और उसमें सफलता पाई। तो ये उस हिसाब से बीजेपी को उन्होंने किया। लेकिन अब जो है राजनीति दोनों प्रदेश की बदली है। उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी उनके बीजेडी की प्रतिद्वंदी है और आंध्र प्रदेश में भी एक जो गठबंधन बना वो प्रतिद्वंदी बनकर के सामने है। इसके बावजूद तीसरा दल के रूप में कांग्रेस अपने आप को दोनों ही प्रदेशों में रिवाइव कर रही है। तो केंद्र में किसकी सरकार बनेगी या बन सकती है उसको देखते हुए इनका रुख होगा। जब एब्सोल्युटली जब लगता है कि केंद्र में बीजेपी की ही सरकार होनी है तो उसमें बीजेडी का समर्थन आ जाता है, सरकार मजबूत हो जाती है, वो अलग बात है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब जैसा कि परकला प्रभाकर बता रहे थे कि ऐसी स्थिति जबकि एक किसी के समर्थन से कोई सरकार बन सकती है या गिर सकती है, उसमें बीजेडी की प्रायोरिटी क्या होगी, बीजेपी या कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन, ये एक बड़ा सवाल है। तो चूंकि बीते दौर में भारतीय जनता पार्टी ने सबके साथ बहुत डिविजिव पॉलिटिक्स खेली है, हर राजनीतिक दल के साथ, इवन बीजू जनता दल के साथ भी जो गठबंधन होते होते टूटा और उसके बाद जो उनके एकदम नजदीकी जो ब्यूरोक्रेट्स टर्न्ड पॉलिटिशियन जो है, मैं नाम अभी याद नहीं कर पा रहा, पांडियन करके नाम है उनका पूरा, तो वो जो है उनके लिए जो उन्होंने ये किए, छापेमारी कराई, सीबीआई के छापे पड़े, तमाम तरह से चीजें हुई, तो वो एक बदले की पॉलिटिक्स ब्लैकमेल करने वाले सिचुएशन में जा रहे थे। लेकिन समय रहते उन लोगों ने अपने आप को बीजेपी से दूर किया। तो ये जो अनुभव है इवन वाईएसआर कांग्रेस के साथ भी मतलब ऐसा, चूंकि मजबूरी में वो समर्थन दे रहे थे, दोनों में लगभग एक जैसी स्थिति है। तो हम ये देखते हैं कि उनकी पहली चॉइस उस केस में बीजेपी नहीं रहेगी, क्योंकि उन्होंने देखा है कि बीजेपी ने अपने तमाम सहयोगियों को खत्म किया है, कमतर कट शॉर्ट किया है और उनकी राजनीति को तब्दील किया है। बल्कि बीजेपी तो अब ऐसी पार्टी के रूप में उभरी जिसने कि अपने सहयोगी दलों को कमल के फूल पर चुनाव लड़ाना शुरू कर दिया ताकि वो हमसे अलग ना हो सके और उनकी पार्टी को हम जब चाहे तोड़ सके। बीजेपी ऐसी पार्टी के रूप में उभरी जिसने जेडीयू के अध्यक्ष तक को बिना नीतीश कुमार से पूछे हुए राज्यसभा में भेजा, जिसके अलग बात है कि अलग हटे, फिर शामिल हुए, फिर बीजेपी के पास गए, ये अलग चीज है। लेकिन बीजेपी ने ये किया, एलजेपी को तोड़ा, अकाली दल को अपने से अलग किया, उसके भी अलग कारण है। हर जगह हर पार्टी में घुसपैठ की और अंदर में खाने में घुस करके लड़ाई लगवाने का काम किया और डिविजिव पॉलिटिक्स की बांटने का काम किया। तो पूरी नरेंद्र मोदी जी की पॉलिटिक्स को चूंकि ये लोग भोग चुके हैं, इसका खामियाजा भुगत चुके हैं, तो इनकी प्रायोरिटी नहीं होगी जब उनको डिसीजन लेना होगा कि कांग्रेस की तरफ जाना है या बीजेपी की तरफ जाना है। अगर एक तरफा किसी को बहुमत है तब का निर्णय अलग हो सकता है, लेकिन बीच में अगर है तो इनका निर्णय निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के पक्ष में होगा। और इतना ही नहीं, जो एनडीए में हैं उनमें से भी कई दल में जैसे जेडीयू सबसे पहले है जो छोड़ करके आएगी इंडिया गठबंधन के पास में, एलजेपी या जीतन राम मांझी या जितने बिहार के जो हैं घटक दल, वो इंडिया गठबंधन में बहुत आसानी से चले आएंगे, जो राष्ट्रीय जनता दल के करीब रहे हैं और पहले भी उनके साथ ही रहे हैं। इसके अलावा पूरे देश में जो बाकी छोटी छोटी पार्टियां बनती हैं वो भी इंडिया गठबंधन के पास आएंगी, जो आज नहीं है। तो इस तरीके से हमें लगता है कि एक नए किस्म की सियासत का जन्म होगा। जैसे ही कांग्रेस रिवाइव करेगी, इंडिया गठबंधन सत्ता की ओर पहुंचेगी या आसपास भी पहुंचेगी। जी बिल्कुल, बिहार का जिक्र आप कर